हमने क्लास कल जो था कल की क्लास में किया था द डोमिनेंट वॉइसेस। आज चैप्टर 15 के अंदर हम आगे का टॉपिक उठाते हैं विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक करते वक्त हमारी क्या मेजर पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने थे, क्या हमारा मेजर विजन था, वो सब डिस्कस करेंगे। और 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वन मार्कर। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इट वाज अ मोमेंटस रेजोल्यूशन दैट आउटलाइन द डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये बहुत ही खास समय था। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या शो करता है? आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आपके डिफाइनिंग आइडियल्स आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे संविधान का सबसे मुख्य जो आइडियल है जिसको हमने माइंड में रखना है कि क्या हमारे जो संविधान है उसके मुख्य आइडियल्स क्या है, माइंडसेट क्या है, उसको सामने रखता था और फ्रेमवर्क देता था जिसके अंदर रहते रहते हमें कॉन्स्टिट्यूशन कर बनाना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था। पहले ये मार्क कर लो। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके अंदर साफ साफ क्या लिखा गया था कि हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद होगा, सोवरन होगा मतलब अपने देश में हमारी खुद की चलेगी, और रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होगा जिसके अंदर हम अपने देश के शासक को खुद चुनेंगे। हमारे देश में जो हमारे को रूल करेगा वो कोई राजा नहीं होगा, वो ऐसा इंसान होगा जिसको हमने वोट देके पावर दी होगी। समझ आया? इसके अलावा हमारे देश के नागरिकों को जस्टिस, न्याय मिलेगा, बराबरी का ट्रीटमेंट, इक्वालिटी मिलेगा और आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। और बहुत सारे एडिक्वेट सेफगार्ड लिए जाएंगे जिसके द्वारा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज के जो लोग थे, डिप्रेस क्लास के जो लोग थे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ तक समझ में आया? इतना क्लियर है? आगे कर। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है सोर्स वन, वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में 3 से 4 बार आया है पिछले 10 सालों में। बहुत अच्छे चांसेस हैं इस बार भी आ जाएगा। ठीक है, सोर्स वन, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू नहीं, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। इसका क्या मतलब है कि हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो बाकी देशों से हम एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि दूसरे देशों में क्या अच्छा है और हमारे देश के संविधान के हिसाब से किस तरह से हम मोल्ड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, हम ये चीज देखेंगे। So this is what Jawaharlal Nehru said in the famous speech on 13 December 1946. My mind goes back to the various constituent assemblies that have undergone before and what took place in the making of great American nation. तो सबसे पहले हमें जो है अमेरिका का संविधान बहुत अट्रैक्ट करता है। When the fathers of the nation met and fashioned out a constitution which has stood the test for so many years. कि अमेरिका का संविधान इतना पुराना है और वो आज तक चलता आ रहा है, तो ऐसा क्या है उस संविधान में, हम देखते हैं। More than a century and a half of the great nation which has resulted, which has been built upon the basis of what constitution? My mind goes back to the mighty revolution which took place also over 150 years ago, and the Constituent Assembly that met in the gracious and lovely city of Paris, which has fought so many battles. इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ये दो देशों के संविधान बनने से पहले इन देशों में रेवोल्यूशन हुआ था, आंदोलन हुए थे। उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी संविधान लिखने से पहले जो है हमारे देश के अंदर भी आंदोलन हुए हैं। इतना समझ में है? अब आपको ये पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और पैराग्राफ कहाँ से आएगा? पेज 412 पे आओ, पेज 412 पे आओ। थर्ड पैराग्राफ पेपर में देते हैं ये जनरली, थर्ड पैराग्राफ अंडरलाइन करो। We say that it is our firm and solemn resolve to have an independent, sovereign republic. तो इन्होंने 3 मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा, सोवरन होगा और रिपब्लिक होगा। ठीक है, इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरन, इट इज बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट, इट इज बाउंड टू बी रिपब्लिक। नाउ कुछ लोग एक सवाल उठाते हैं कि आपने वर्ड डेमोक्रेटिक यहाँ पे यूज क्यों नहीं करा, आपने लोकतंत्र का शब्द क्यों नहीं यूज करा? वेल, आई टोल्ड देम दैट इट इज कंसीवेबल, ये माना जा सकता है। ऑफ कोर्स ये तो सोच जानने वाली बात है, मुझे बोलने की जरूरत है, हमारा देश तो डेमोक्रेटिक ही रहेगा। That a republic may not be democratic, but the whole of the art past is witness to the fact that we stand for democracy. तो भले ही मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूँ ना करूँ, हमारे देश में लोकतंत्र भी रहेगा। What form we are aiming at democracy? Nothing less than a democracy. What form of a democracy?
व्हाट शेप इट माइट टेक इज अनदर मैटर। किस तरीके की डेमोक्रेसी होगी, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वो चीज हम डिसाइड कर लेंगे कि एफपीटीपी होगा, पीआर होगा, बट हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी। बस यहाँ तक मार्क कर लेना, पेपर में आ जाती है अनसीन पैसेज की तरह लाइन। ठीक है, फिर पेज 413 पे आइएगा, फिफ्थ लाइन से। ठीक है, in returning to the past and referring to the American and French Revolution, Nehru was locating the history of constitution making in India with a longer history of struggle for liberty and freedom. अंडरलाइन कर लेना, पेपर में आपको आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू सोर्स के साथ आएगा। ये वाला जो सेक्शन आता है ना, पूरा सोर्स के साथ आता है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था, इसने अमेरिका और फ्रांस के रेवोल्यूशन को क्यों चुना, क्योंकि इन्होंने भी अपना संविधान लिखने से पहले बहुत सारे जो है स्ट्रगल को देखा था, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए इन्होंने भी बहुत फाइट मारी थी, जैसे हमारे देश ने मारी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनसे अफेक्टेड था। ठीक है, देन 4-5 लाइन छोड़ के, he did not define the specific form of democracy and suggested this will be decided through deliberation। तो जवाहरलाल नेहरू ने कोई क्लियर नहीं करा था कि किस तरीके की डेमोक्रेसी होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, पीआर होगा, एफपीटीपी होगा। बस ये कहा था कि लोग आपस में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कर लेना, यहाँ से आपको कुछ आएगा तो वो सोर्स आएगा। ये जितना हमने पढ़ा, ये सोर्स 1 आता है, सोर्स 1 बहुत बार आता है, और जितना मैंने अंडरलाइन कराया ये सिर्फ सोर्स के आंसर्स हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है द विल ऑफ पीपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर है। सोमनाथ लहरी, एक शब्द आएगा, अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberation of Constituent Assembly। ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो सोमनाथ लहरी भाई साहब थे, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही अगेंस्ट थे। ये जो है कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अंग्रेजों की बनाई हुई है, और जो चीज़ अंग्रेजों की बनाई है वो हिंदुस्तानियों के फेवर में कैसे हो सकती है, वो तो अंग्रेजों के फेवर में होगी। तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये पहली 3 लाइनें क्वेश्चन बन के आ सकती है, या पूछा जा सकता है कि वाई सोमनाथ लहरी वॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर है कि हाँ जी, क्या क्या ये कम्युनिस्ट मेंबर था, बस इसने भी आजादी के लिए बहुत जंग लड़ी है, ये मान लो। ठीक, तो he thus urged the members and Indians in general to fully free themselves from the influence of imperial rule। वो कहते थे अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ छोड़ के चले गए हैं, बॉयकॉट करो, हमने इसको फॉलो नहीं करना है। In winter of 1946-47 an assembly deliberated, the British were still in India। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण हुआ था, उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में थे और उनकी देखरेख के अंदर ही ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक इंटरिम ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बट इट कुड नॉट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वाइसरॉय एंड इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाइसरॉय एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, शुरुआत में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, कि जो अंग्रेजी वाइसरॉय है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है लंदन में, हर चीज़ उससे पूछी होगी, उससे बिना बताए आप कुछ भी नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कंट्रोल में थी अंग्रेजी शासन के। लहरी अपने कोलीग्स को बोलता है, समझो, रियलाइज करो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ब्रिटिश मेड है, और ब्रिटिश लोग अपने जो है जाने के बाद भी अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। ये 3 पॉइंटर आपको लिखने हैं, समझ आया? ये सोमनाथ लहरी के पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेते हुए, पेपर में पूछ लेंगे, आया हुआ है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। समझ आ गया? सोर्स 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, अच्छा यहाँ से ऐसा हो सकता है आपको 2 सोर्स आए और कोई एक अटेंड करना हो। आपको जनरली 3 सोर्सेज आते हैं, तो जो थर्ड सोर्स होता है उसमें ऑप्शन होती है, थर्ड सोर्स में आपको 2 सोर्स देते जाते हैं, आप कोई एक सोर्स अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स, नोबल वर्ड्स। ठीक है,
तो सोमनाथ लहरी कहता है, वेल सर, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट पंडित नेहरू फॉर द फाइन एक्सप्रेशन ही गेव द स्पिरिट ऑफ द इंडियन पीपल व्हेन ही सेड दैट नो imposition from the British will be accepted by the Indian people. Imposition would be resented and objected to. He said, and he added the words that if needed we will walk the valley of struggle. That is very good, sir. Bold words, noble words. तो सोमनाथ लहरी पंडित नेहरू को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने पे बोलता है कि वाह वाह, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आप हेड बन गए इसके, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानेंगे, अंग्रेजों ने कुछ भी अगर हमारे अगेंस्ट गए तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे। बट इसमें क्लियरली अंग्रेजों ने ये बोल दिया है कि आप हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो आप कैसे क्या कर लोगे। तो सोमनाथ लहरी टिप्पणी दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बनना गलत बात है, आप इसके हेड मत बनो। बट द पॉइंट इज टू सी व्हेन एंड हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई द चैलेंज, आप किस तरह से इस चैलेंज को टेकअप करोगे। तो आपको ये आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा, और फिर पूछेंगे सोमनाथ लहरी फेवर में क्यों नहीं था, तो आपको ये पीछे के 3 पॉइंट लिखने हैं। समझ में आया? ये जो लाइन्स हैं ये सोमनाथ लहरी ने नेहरू को बोली हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रख लेना, पेपर में पूछा जाएगा किसको बोली है, जवाहरलाल नेहरू को बोली है, और क्यों बोली है, फिर आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। क्लियर है? क्लियर है? Page 415, third paragraph. The Constituent Assembly was expected to express the aspiration for those who had participated in movement for independence, democracy, equality and justice were ideas that had become intimately associated with the social struggles in India since the 19th century. तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन जिन लोगों ने देश को आज़ादी कराने में हिस्सा लिया है उन सबकी एस्पिरेशंस को पूरा करा जाए, हर वो इंसान जो देश से कुछ आस लगा के बैठा है उसकी आस को पूरा किया जाए, और हर किसी को डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस मिले। When the social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry, they were pleading for social justice. तो सोशल जस्टिस के नाम पे 2 चीजें बहुत अच्छी मांगी गई। सबसे पहले जो बच्चों की शादी करा दी जाती है वो बंद कराओ, और औरतों को दोबारा शादी करने का हक दो। When Swami Vivekananda campaigned for the reform of Hinduism, he wanted religion to become more just, his religion. When ज्योति, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने कोशिश करी कि हिंदुइज्म को ज्यादा फेवर मिले ताकि उस रिलीजन को सशक्त किया जा सके। फिर ज्योतिबा फूले ने जो है कोशिश करी कि डिप्रेस कास्ट को, तो अलग अलग बंदे अलग अलग चीजें की डिमांड कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज हटाओ, ठीक है, विडो रीमैरिज का ऑप्शन दो। स्वामी विवेकानंद धर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, हिंदुइज्म को। ज्योतिबा फूले चाहता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि जो डिप्रेस क्लास है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट डिप्रेस क्लास है, उनको ऊपर करा जाए। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट है वो पेजेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों की इच्छाएं रख के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से बैठे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। बहुत सारे एक्ट पास हुए थे अंग्रेजों के रहते हुए 1909 में, 1919 में और 1935 में, जिसमें से काफी सारी चीजें उठा के हमने अपने संविधान में एज इट इज डाल दी थी, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये ना अब याद कर लेना, ये पेपर में ना मजे लेते हैं, ठीक है। आप मजे कैसे लेते हैं, आपको यहाँ से 3 लाइनें लिख के दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनमें से कितनी लाइन करेक्ट है। फर्स्ट लाइन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लाइन करेक्ट है, या सेकंड थर्ड लाइन करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ ईयर्स वाला आने वाला है जिसमें ईयर्स लिख के देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन कौन से ईयर्स करेक्ट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे एक साथ 3 साल गिवन हो वहां से वो आ सकता है। तो सुनो, 1919 में क्या हुआ था, 1919 में ये हुआ था कि द एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो जितने भी हमारे देश में पहली बार जो इलेक्शंस हुए थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव को दी गई थी 1919 में। देन काफी सारा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, सॉरी, एंड ऑलमोस्ट एंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ज्यादा पावर जो थी इलेक्शंस की दे दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और जब 1937 में एक्चुअल में इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस 11 में से 8 प्रोविंसेस में जीत कर आई थी। ये आपको लाइन एज इट इज रट्टा मारनी है विद ईयर्स, पेपर में पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें एक साथ 3 साल गिवन होंगे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। समझ आया? फोटो देख लो, मोंटैग्यू और चेम्सफोर्ड की फोटो है ये दो अलग अलग नाम है, ठीक है।
लेफ्ट में जो बंदा है वो मोन्टैग्यू है, मोन्टैग भी बोलते हैं कई लोग उसको, और चेम्सफोर्ड दूसरा बंदा है, ऐसे याद रख लेना। अब हम आते हैं डिफाइनिंग राइट्स पे। इसमें आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है जो आ रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक बार आप पीछे का पढ़ लो, कोई डाउट है पूछो, फिर मैं प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स समझाऊंगी। द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, छोटी सी चीज समझाती हूँ। अरे मैं फिर मुड़ गई। हमारे देश में कितने रिलीजन के लोग हैं, बताओ। और भी बहुत सारे हैं, मैं कितने लिखी हूँ। ठीक है, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्डिंग में। ये हिंदू, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी। ठीक है, अब इनके साथ बात क्या करी गई थी, हमारे देश में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी इस्लाम वालों के साथ, जो इस्लाम धर्म फॉलो करते थे। इनको क्या बोला गया, अंग्रेजों की ये चाल थी कि आपको जो है अलग से वोटिंग राइट दे देंगे, कि पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के जब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के जब इलेक्शंस होंगे तो वोट्स जो है बाकी सारे एरिया में तो सब लोग वोट करेंगे और कोई भी बंदा चुना जा सकता है। पर जो आपका ये वाला सेक्शन है, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान और पंजाब वाला सेक्शन जो है, और यहाँ से जो है बांग्लादेश और कलकत्ता वाला, बंगाल वाला जो रीजन है, सॉरी नॉट हियर, हियर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, मुसलमान ज्यादा है और मुसलमानों को अलग से वोटिंग राइट्स मिलेंगे। इसमें क्या होगा, मुस्लिम जो है वो ही वोट डालेगा, मुस्लिम लोगों के लिए ही वोट डाला जाएगा और मुस्लिम ही लीडर आएगा। ठीक है, तो मुस्लिम्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम आपको सेपरेट वोट डालने का मौका दे रहे हैं, जिसमें सारे मुसलमान अलग हो जाओ, सारे मुसलमान वोट डालो और मुस्लिम लीडर को चुन लो। इससे क्या हुआ, मुसलमानों के अंदर फीलिंग आ गई कि हम अलग हैं। ठीक है, उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को वोट करा, मुस्लिम लीडर्स पावर में आए, और उसके चलते क्या हो गया, एक टाइम पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कई लोग ये बोलने लग गए कि सबको, अब देश आजाद हो गया, सबके सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो, हिंदुओं के वोट अलग डालो, हिंदू वोट डालेंगे और हिंदू नेता को चुनेंगे, सिख वोट डालेंगे और सिख नेता को चुनेंगे। ठीक है, क्रिश्चियन जो है वो अलग वोटिंग करेंगे, क्रिश्चियन को नेता को चुनेंगे, जैनी जो है अलग दिन वोटिंग करेंगे और जैनी नेता को चुनेंगे। तो देश में ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो कुछ लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में थे और कुछ लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं थे। आप लोगों को क्या लगता है, सेपरेट इलेक्टोरेट सही है देश के लिए या गलत है? ठीक है, अगर मैं देश में, अगर एक इलेक्शन होने की जगह मैं 6 इलेक्शंस करवाऊं, सारे हिंदुओं के इलेक्शंस अलग, सारे मुसलमानों के इलेक्शंस अलग, सारे अंग्रेजों के इलेक्शंस, जो क्रिश्चियंस है उनके इलेक्शंस अलग, सारे के सारे जो हैं आपके जैनियों के इलेक्शंस अलग, सारे बुद्धिस्ट के इलेक्शंस अलग, क्या ठीक रहेगा? ठीक है, अगर आप सबको पहले ही सेपरेट सेपरेट फीलिंग दे रहे हो, वो तो वैसे ही सेपरेटिस्ट हो जाएंगे, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। अब अलग अलग व्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो फेवर में थे उनके क्या व्यू पॉइंट है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं है उनके क्या व्यू पॉइंट है, और इस प्रॉब्लम का समाधान क्या निकला। एक्चुअली ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। 3 प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है सेपरेट इलेक्टोरेट की। इतना समझ में आया? इस चैप्टर के अंदर आपको 3 मुख्य प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जिस पे बहस हुई थी वो ये थी, समझ आया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके बी पॉकर बहादुर, मद्रास में थे ये,
इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आप इनको मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हटा दो। अब धर्म है तो है, हमारे देश में इतनी धर्म जातियां रहती हैं तो हैं, तो आप इनको अनदेखा नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं। हमें जो है इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। द नीड वॉज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटीज कुड लिव इन हार्मनी विद द differences between and the differences between communities could be minimized। तो ये कहता कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है, हिंदू मेजोरिटी में है, और हिंदू क्या है, वो जो है सारे के सारे वोट देके अगर देश के इकट्ठे वोट पड़ेंगे तो हिंदू मेजोरिटी में है, तो हिंदू लोग क्या करेंगे, हिंदू नेता को ही, हिंदू लीडर को, हिंदू नेता को ही अपना लीडर बनाएंगे, किसी और धर्म को नहीं बनाने देंगे, किसी और धर्म के बंदे को। उससे क्या होगा, बाकी धर्म वाले क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, और सिर्फ हिंदू हिंदू ऊपर आ जाएंगे, माइनॉरिटी दब जाएंगे और मेजोरिटी ऊपर आ जाएंगे। इसने ये बोला। तो इसने कहा कि सबको जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए आप देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग लीडर, अलग अलग इलेक्शंस करवाओ। दिस वॉज पॉसिबल ओनली अगर माइनॉरिटीज को जो है पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले, माइनॉरिटीज के इलेक्शंस अलग से हो, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी पावर मिल सके, ठीक है, मुस्लिमों को भी पावर मिलना चाहिए। ही वॉज मेजरली इन फेवर ऑफ मुस्लिम। बहादुर फेल्ट इट कुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय नॉन मुस्लिम। इसने बोला कि मुस्लिमों की जो परेशानी होती है वो नॉन मुस्लिम क्या समझेगा, मुस्लिम की परेशानी तो मुस्लिम ही समझ सकता है, ठीक है, इसलिए हमें एक मुस्लिम नेता चुनने का हक दो। ये बी पोकर बहादुर के व्यू पॉइंट है, पेपर में 3 नंबर में सिर्फ बी पोकर बहादुर पूछ लेते हैं कि उसके सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके क्या व्यू पॉइंट थे। समझ आया? ठीक है। ये बात जैसे ही उसने बोली, भाई साहब दंगे शुरू हो गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बहुत लड़ाई हुई, बहुत बहस हुई, सबने कहा ये क्या बकवास कर दी तुमने, नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो काफी आर्ग्यूमेंट्स हुई, काफी कुछ हुए। तो अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट नेशनलिस्ट सॉ सेपरेट इलेक्टोरेट एज मेजर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड द पीपल। तो मोस्टली लोगों ने बोला कि नहीं, ये अंग्रेजों ने जो मुस्लिम्स के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट किया था, इसके चलते क्या हुआ, देश के बंटवारे हो गए। ये तो ब्रिटिशर्स की जानबूझ के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट फ्रेक्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये पेपर में क्वेश्चन बन के लाइन आई हुई है, ठीक है, कि देश के बंटवारे ने जो हमारे देश के राष्ट्रवाद इंसान थे, राष्ट्रवादी, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट से बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया था कि अब इस देश में सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। दे वर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर। वो सोच के भी डर गए थे कि जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जितनी लाशें बिछी, क्या वो दोबारा होगा, वो सोच के ही डर गए। उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट तो करना ही नहीं है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। सरदार पटेल ने बोला कि एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की राजनीति की नस्ल में घुस गया है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, वरना तो देश नहीं टिक पाएगा। इट वॉज अ डिमांड दैट हैड टर्न आउट कम्युनिटी अगेंस्ट वन अनदर। इस डिमांड ने, सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, जो कभी बहुत अच्छे यार दोस्त हुआ करते थे। इसकी वजह से बहुत सारा खून बहा है, हमारे देश का बंटवारा हुआ है, हम अपने देश में शांति चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फिर मैं पहले वाले दोनों सोर्स पढ़ा दूंगी, सोर्स 3 एंड सोर्स 4, ठीक है। फिर ये तो सरदार जी का व्यू पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई का। अब हम गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला। ही वाज आल्सो अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट पेज पे 418। गोविंद वल्लभ पंत डिक्लेयर दैट इट वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन बट आल्सो फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है, ये सिर्फ देश के लिए बुरा नहीं है, उन माइनॉरिटी जिन मुसलमानों के लिए आप वोटिंग राइट्स अलग से मांग रहे हो, ये उनके लिए भी खतरनाक है। ही अग्रीड विद बहादुर की एक लोकतंत्र की तभी पहचान है, एक जीते हुए लोकतंत्र की वही पहचान है जहाँ पे हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये बात मैं आप बहादुर जी की बिल्कुल मानता हूँ, बट इस बेसिस हम देश को सेपरेट इलेक्टोरेट दें, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सुसाइडल है, ये देश को मार डालेगा, ठीक है, और माइनॉरिटीज के अंदर हमेशा ये फीलिंग डाल देगा कि तुम अलग हो, इसीलिए तो तुम्हें इलेक्टोरेट जो है इलेक्शंस का तरीका अलग दिया गया है, क्योंकि तुम अलग हो। उनको हमेशा ये महसूस करा दिया जाएगा कि तुम अलग हो, और अगर उनके अंदर ये फीलिंग आ गई तो कभी भी वो मेन स्ट्रीम होके साथ में मिलके काम नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना, पेज 419 का, जो वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन से ऊपर वाला पैराग्राफ है।
तो ये पैराग्राफ क्या कहता है कि ये इसके अंदर पूछ लेते कि आज सारे मुसलमान जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में थे, तो आप लिखोगे नो, नॉट ऑल द मुस्लिम्स वर इन फेवर, सारे मुसलमान इस चीज के फेवर में नहीं थे। यहाँ से अंडरलाइन करना, नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है बेगम एजाज रसूल का। वो कहती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये हमेशा माइनॉरिटीज को अलग महसूस कराएंगे। एंड बाय 1949 मोस्ट मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अग्रीड कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए, रादर मुसलमानों को आम जनता के साथ ही, आम हिंदुस्तानियों के साथ मिक्स होके ही पूरे देश के जो पॉलिटिक्स हैं उसका हिस्सा बनना चाहिए और अपनी आवाज सामने रखनी चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं एक्सेप्ट हुए। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक है, हम सोर्स 3 पे आते हैं। सोर्स 3, सोर्स 4, सोर्स 5 तीनों सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, तीनों बोर्ड्स में आ चुके हैं। इस चैप्टर से एक सोर्स पक्का है आएगा। ठीक है, सबसे पहला सोर्स है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात, बोली गई बात। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे लेफ्ट देयर मिस्चीफ बिहाइंड। अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। आपने लाइन सुनी होगी। वैसी ही बात यहाँ पर है कि अंग्रेज तो चले गए पर अपनी करतूतें यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो इसमें वो क्या बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इट इज नो यूज सेइंग दैट वी आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज इट इज गुड फॉर अस, वी हैव हर्ड इट लॉन्ग एनफ। हमने पहले से सुन रखा है, बहुत बार बोला गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स बहुत अच्छे हैं, एंड उसके बदले क्या हुआ, देश का बंटवारा ही हो गया। ठीक है, कोई ऐसा देश बताओ जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होते हो, कोई एक ऐसा आजाद देश बता दो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होते हो, तुम्हें यहाँ पे क्यों चाहिए? ठीक है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, जहाँ पे हम इतना प्यार दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिर भी आपको जो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो फिर यहाँ पर रहने का फायदा क्या है? देयरफॉर ये सिर्फ मेरे भले के लिए नहीं है, आप सबके भले के लिए है कि पास्ट में जो हो गया भूल जाओ, हमें एक साथ होकर रहना है। अंग्रेज चले गए हैं, अपनी करतूतें छोड़ गए हैं, पर हमें उनकी करतूतों को नहीं सुनना है, हमें अपनी लाइफ को मूव ऑन करना है, हमें देश का बंटवारा नहीं करना है। आपको ये पैराग्राफ दे देंगे और ऊपर जो गांधी सरदार वल्लभ भाई के जो व्यू पॉइंट हैं वो आपको लिखने हैं। सोर्स 4, ये जीबी पंत की बोली हुई बातें थी। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज, कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये माइनॉरिटीज के लिए भी जानलेवा है। तो इन्होंने क्या बोला, आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज एंड वी विल डू देम ट्रिमेंडस हार्म, उनको बहुत नुकसान होगा, वो जिंदगी भर के लिए आइसोलेटेड हो जाएंगे, उनको महसूस करा दिया जाएगा आप अलग हैं, वो आम जनता के साथ कभी मिल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि हमारे साथ जो है पार्शियलिटी हो रही है। क्या वो हमेशा अलग रहना चाहते हैं? क्या वो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तानियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? उनकी क्या कोई एस्पिरेशन नहीं है, बस वो अलग अलग ही रह के खुश हैं? ये बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर हम उनको आम जनता से बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए। इसमें आप ऊपर जो गोविंद वल्लभ पंत के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। देन सोर्स 5, ये भी गोविंद वल्लभ पंत के ही व्यू पॉइंट्स हैं। देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयलिटी। डिवाइडेड लॉयलिटी का क्या मतलब है? अगर देश को प्यार करना है, अपने देश के लिए प्रेम रखना है, तो बट के क्यों कर रहे हो? क्यों बट रहे हो? ठीक है, क्यों सेपरेट होना है तुम्हें? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए क्यों? एक साथ एक वोट डालो, एक साथ इलेक्शंस लड़ो, एक साथ प्यार करो अपने देश को, एक जैसी फीलिंग रखो। अपने आप को अलग करके तुम कैसे प्यार दिखा दोगे अपने देश को इक्वल? ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत आर्ग्यू करते हैं कि लॉयल सिटीजन होने के लिए आपको अपने देश के बारे में सोचना, अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जिताने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत है। आप जो है सिर्फ अपने आप को कम्युनिटी में बांट के अपने देश के लिए प्रेम नहीं दिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारे देश का लोकतंत्र जीते, तो आपको जो है यू क्रिएट राइवल लॉयलिटीज, और वहीं पे आप जो है राइवलरी क्रिएट करो कि मैं सिर्फ मुसलमानों को फेवर करूंगा, हिंदुओं को फेवर नहीं करूंगा, और हिंदुओं को फेवर करूंगा, मुसलमानों को नहीं करूंगा। अपने आप को ग्रुप में बना लोगे तो आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी को लॉयलिटी दिखा सकते हो, अपने देश को लॉयलिटी नहीं दिखा सकते। समझ आया? ये दो है सोर्स 4 और सोर्स 5। इन दोनों से पहले मैंने गोविंद वल्लभ पंत के 2 पैराग्राफ मार्क करवा रखे हैं, वो दोनों पैराग्राफ इसके आंसर्स हैं। देखो कोई डाउट है पूछो।